नमस्कार, गुड मॉर्निंग बिहार। आज तारीख है 29 दिसंबर और मैं आप सबों के साथ ज्ञानेश्वर मुखातिब हूँ। देखिए, आज फैसले का दिन है। 2023 में महज अब 2 दिन बचे हैं और आज फैसले का दिन बिहार को लेकर है। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। आज उन तमाम चर्चाओं पर विराम लग जाना है जो पिछले कई दिनों से बिहार में सियासी तापमान को गर्म किए था। ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी विराम लगेगा और इसके संकेत भी मिलेंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे कि जेडीयू का अगला कदम, जेडीयू की राह आगे क्या है, क्या हुआ, इंडिया अलायंस का हिस्सा बनी रहेगी, बिहार में महागठबंधन की सरकार चलती रहेगी, या फिर जैसा कि जेडीयू के बड़े नेता, कई बड़े नेता, सांसद, विधायक जिन्हें बहुमत कह सकते हैं, चाहते हैं कि बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में चलें, उधर रास्ता खुलता है। देखिए, बीजेपी की कई नेताओं की भविष्यवाणी चल रही है। आपको यह पता है कि कल 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। इसके पहले पटना में वे अरुण जेटली की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए थे। राज्यपाल भी पहुंचे थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। राजद और जदयू के भीतर कुछ खींचातानी है, तनातनी है, इसकी चर्चाएं शरेआम है। कल जब माल्यार्पण समारोह था, वहां मौजूद कई रिपोर्टरों ने इस बात को नोटिस किया कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में संवादहीनता की स्थिति थी। कोई बातचीत नहीं हुई। नीतीश कुमार दिल्ली जाने के पहले यहां माल्यार्पण समारोह में जितने करीब राज्यपाल के साथ दिखे थे, उतनी ही दूरी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ दिखी थी। ये दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार के पीछे चलते हुए दिखाई पड़े थे। नीतीश कुमार ने भी मीडिया को बाइट दिया था और तेजस्वी यादव ने भी दिया था। खैर, तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार की राहें क्या जुदा होगी, नीतीश कुमार क्या बीजेपी की ओर जा रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं या खुले हैं, तो बीजेपी के कई नेताओं की टिप्पणी लगातार सुनने को मिल रही है। कल पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 200% दावे के साथ कहा कि नीतीश कुमार के लिए सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। ऐसा ही वक्तव्य पहले सुशील कुमार मोदी ने दिया था। हवाला अमित शाह और जेपी नड्डा के बयान का था। सम्राट चौधरी भी कहते रहे। लेकिन देखिए, जो बात समझने की है कि कहा जाता है कि सारी पार्टियां लोकतांत्रिक हैं, फैसले जो हैं वह लोकतांत्रिक तरीकों से लिए जाते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नीतीश कुमार के बारे में तो सभी जानते हैं कि वे सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं। जो दाहिना हाथ तय करता है, वह बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। अंतिम समय में पत्ता खुलता है। लेकिन जो ये दावे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं बीजेपी के, देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार चुनाव के बारे में सोचती है। चुनाव में बड़ी जीत कैसे मिले, सामने 2024 का चुनाव है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि जब बिहार में नीतीश, लालू और कांग्रेस का गठबंधन है, साथ में वामपंथी पार्टियां भी, तब चुनौतियां ज्यादा कड़ी हो जाती है। नीतीश कुमार का वोट बैंक कितना घटा, इसका भी सर्वे बीजेपी कराती रहती है। देखिए, नीतीश कुमार का सबसे खराब वक्त 2014 का लोकसभा चुनाव था, जब वे बिल्कुल अकेले लड़े थे। नरेंद्र मोदी की लहर थी। हां, तब वे पॉपुलैरिटी के पायदान पर बहुत ऊपर चल रहे थे। बिहार में जहां भी लोग जाते थे जायजा लेने, जमीनी हकीकत का पता करने, लोग कहते थे कि लोकसभा चुनाव में वोट मोदी को देंगे, लेकिन विधानसभा में नीतीश कुमार को देंगे।
और ऐसा ही हुआ था। 2015 में महागठबंधन की सरकार को प्रचंड जीत मिली थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में जो अकेले नीतीश कुमार लड़ रहे थे, मात्र 2 सीटों पर सिमट गए थे। लेकिन 2 सीटों पर सिमटने के बाद भी 16% मत नीतीश कुमार को मिला था। आज हम यह मानते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है, लोगों के बीच उनकी छवि में ह्रास हुआ है, लेकिन क्या 16% 2014 में मिला मत, यदि वह घटकर 8% और 7% भी हो जाता है, तब भी 2024 के चुनाव में एनडीए अलायंस के लिए बिहार में कड़ी चुनौती। खैर चलिए, जो ये दावे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, आखिर सवाल यह पैदा होता है कि उन्हें यह बताया किसने। आपको पता होगा कि 2015 के चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने, विधानसभा चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के एनडीए पर, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठा दिया था। माफ कीजिएगा, एनडीए नहीं, डीएनए पर सवाल उठा दिया था। जब किसी व्यक्ति का डीएनए ही खराब हो जाए तो फिर उसके साथ रिश्ता कैसा। लेकिन आपने देखा 2017 में फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किस तरीके से नीतीश कुमार को गले लगाया था। नीतीश कुमार ही जो कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन साथ नहीं जाएंगे, वे कैसे बीजेपी के साथ हो गए थे। आज फिर से बीजेपी से अलग है, आगे क्या होगा पता नहीं। तो जो नेता ये दावा कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उनसे यह सवाल तो बनता है कि क्या नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा है, अमित शाह ने उनसे कहा है बंद कमरे के भीतर कि अब कोई खिड़की दरवाजा नहीं है। मैं ऐसे नेताओं से जानना चाहता हूं। देखिए, मीडिया तो भविष्यवाणी करता है, अपने सूत्रों को तलाशता रहता है। मीडिया भी कहीं कहीं उनकी जानकारियां गलत निकलती है। लेकिन जो नेता आज ये दावा कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता, क्या उन्हें पता था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बन जाएंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या चुनाव के वक्त जानते थे कि जीत तो हम दिला रहे हैं, मेहनत हमारी है, नाम मोदी का है, लेकिन क्या जीत के बाद हम मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिए जाएंगे? राजस्थान में भजन लाल शर्मा पहली बार जीते हुए विधायक मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या किसी को पता था? नहीं पता था। कहा यह जाता है कि जो पर्यवेक्षक गए थे, दिल्ली से ऑब्जर्वर गए थे, उन्हें भी नहीं पता था, उनके नाम नहीं जानते थे। उन्हें तो बंद पुर्जी मिली थी जिसमें ये नाम लिखे हुए थे। तो जो भी भविष्यवाणी कर रहे, देखिए सुशील कुमार मोदी कहते रहते हैं, मैं सुशील कुमार मोदी से ही जानना चाहता हूं, क्या उन्हें मोदी ने इस बात की, अमित शाह ने इस बात की गारंटी दी है कि 2024 में वे स्वयं फिर से राज्यसभा जा रहे हैं? 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले क्या उन्हें पता था कि नीतीश कुमार जब बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे तो वे डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे? किस तरीके से डिप्टी सीएम से उन्हें हटाया गया, बिहार ने देखा है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो डिप्टी सीएम बने थे, क्या उन्हें इस बात की खबर थी कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है? ये देखिए, भाजपा के भीतर कसरत चलता रहता है। सम्राट चौधरी की ही बात करें, सम्राट चौधरी जब बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए तो सभी अवाक रह गए थे, क्योंकि भाजपा में पहली बार कोई ऐसा नेता प्रदेश अध्यक्ष बन रहा था जो दूसरी पार्टी से आया हो। सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के पहले कई नाम चल रहे थे। अजय निषाद का नाम था, मिथिलेश तिवारी का नाम था, राजेंद्र गुप्ता का नाम था, लेकिन सभी को चौंकाकर सम्राट चौधरी, क्योंकि बिहार में जो जातीय समीकरण है उसके मुताबिक सम्राट चौधरी को ताजपोशी दी गई थी प्रदेश अध्यक्ष पद की। देखिए, गिरिराज सिंह बोले, बिहार के कई ऐसे सांसद हैं, मंत्री हैं केंद्र में, जिन्हें स्वयं पता नहीं है, वे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते।
70 साल से अधिक वाले सांसदों के नामों पर, टिकटों पर तो ऐसे ही ग्रहण बताया जा रहा है। उसी कतार में गिरिराज सिंह भी है। गिरिराज सिंह ने भले ही कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजे बंद हैं, लेकिन गिरिराज सिंह क्या कहेंगे कि 2024 में बेगूसराय से उन्हें ही फिर से टिकट देने की गारंटी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अभी दे दी है। यदि दे दी होती तो वहां भाजपा के ही दूसरे सांसद, राज्यसभा के सांसद जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया था, राकेश सिन्हा मगजमारी नहीं कर रहे होते। गिरिराज सिंह का कद बड़ा है, गिरिराज सिंह की पॉपुलैरिटी अधिक है, लेकिन वहां प्रतियोगिता है। बिहार कैडर के आईपीएस है, बहुत ही चर्चित, बहुत ही ईमानदार विकास वैभव भी, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वे बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, भाजपा से ही टिकट की आस है। तो देखिए ना, मैं सिर्फ गिरिराज सिंह की बात नहीं कर रहा, आप आरके सिंह की बात कर लीजिए, केंद्रीय मंत्री, आरा से सांसद हैं, वे भी 70 से अधिक उम्र वाले सांसदों की कतार में हैं। उनके बारे में भी कई तरीके की चर्चाएं हैं, और आरके सिंह का गुस्सा सभी जानते हैं। आरा से लेकर, पटना से लेकर दिल्ली तक जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वे उनसे खुश नहीं रहते हैं। और आपने देखा होगा कि मीना सिंह जो जेडीयू की कद्दावर नेत्री हैं, उन्हें बीजेपी ने अपने साथ लिया। तभी से यह चर्चाएं होने लगी कि आरा में भी बीजेपी एक दूसरे प्रत्याशी को तलाश रही है। मीना सिंह के बेटे विशाल सिंह जो एनसीसीएफ के चेयरमैन बनाए गए, अमित शाह की विशेष कृपा मिली, उनके नाम तैरते रहते हैं। और आरके सिंह और गिरिराज सिंह ही क्यों, आप रमा देवी की बात कर लीजिए, शिवहर की सांसद, लगातार जीती हैं, लेकिन इस बार उनके टिकट पर भी उम्र के कारण ग्रहण लगता दिखता है, कोई गारंटी नहीं है। और शिवहर में उम्मीदवारों की इतनी लंबी फहरिस्त है, बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उनके अलग अलग उम्मीदवार हैं। अश्विनी चौबे बक्सर के सांसद, केंद्र में मंत्री, उनकी उम्र भी 70 साल से अधिक है। वे भी क्या गारंटी दे पाएंगे? वे ये जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजे बंद हैं। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब के सांसद, आप देख ही रहे हैं ऋतुराज सिन्हा की एक्टिविटी कितनी है। तो भाजपा के भीतर भी कोई यह कह नहीं सकता है कि हां मैं सुनिश्चित हूं। देखिए, 2-3 चेहरे ही हैं। नित्यानंद राय, जिन्हें अमित शाह का सबसे करीबी माना जाता है, और बिहार में जो सहयोगी दलों से बातचीत होती है उसमें सबसे बड़े सेतु बनते हैं। वे कह सकते हैं, उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे तो कंफर्म है। ठीक इसी प्रकार से संजय जायसवाल की चर्चा भी होती है, क्षेत्र की स्थिति जो हो कि हां वे भी कंफर्म है, लेकिन बाकी सारे नेता अपने टिकट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। राजीव प्रताप रूडी, सारण के सांसद, छपरा के सांसद, उन पर भी बीजेपी के नेतृत्व की टेढ़ी नजर बनी रहती है। जब राजीव प्रताप रूडी पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे तो यह बात कही जा रही थी कि भाजपा के नेतृत्व की सहमति प्राप्त नहीं है। तो समझिए ना, जो नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं वे अपने बारे में कितना कंफर्म है। सासाराम के सांसद, बीजेपी के सांसद छेदी पासवान, उनके बारे में भी कहा जाता है, 2019 में भी यह बात कही जाती थी कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। लेकिन यह मेरा मानना है कि भाजपा का टिकट जिसे प्राप्त हो जाएगा 2024 में, जीत की गारंटी करीब करीब रहेगी, क्योंकि मोदी का भौकाल है। लेकिन यह भी तय मानिए कि यदि नीतीश कुमार बिहार में इंडी अलायंस महागठबंधन में ही रह जाते हैं तो
बिहार में चुनाव आसान नहीं होगा। बिहार में लड़ाई हर सीट पर होगी, मुकाबला कड़ा होगा। हां, जब जनवरी महीने में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसके बाद देश का क्या माहौल बनता है वह बड़ी बात होगी। और भाजपा चुनाव के मामले में बहुत सारी स्ट्रैटेजी तय करती रहती है। तो देखिए, नीतीश कुमार, मैं यह बात बार बार कह रहा हूं और पॉलिटिकल पंडित जो हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वे भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने लोग हैं ललन सिंह को छोड़कर, वे भाजपा के पैरवीकार हैं। कल जब नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए उड़े थे तो उनकी फ्लाइट में वे बिजनेस क्लास में थे, तो उनके साथ सबसे पहले बैठे विजय कुमार चौधरी, और यात्रा के दौरान ही विजय कुमार चौधरी पीछे गए बिजनेस क्लास में ही, और संजय झा को आगे बुलाया गया। नीतीश कुमार ने मंत्रणा की। तो ये सारे नेता जो हैं, अशोक चौधरी भी, विजेंद्र यादव, जिन्हें लालू यादव, तेजस्वी यादव का करीब माना जाता है, और यह बात कही जाती है कि बिहार में फिर से जो महागठबंधन की सरकार बनी उसके सूत्रधार विजेंद्र यादव थे, वे इकोनॉमिक क्लास में थे। ऐसा नहीं कि वे बिजनेस क्लास में नहीं चल सकते थे, लेकिन वे इकोनॉमिक क्लास में थे। और आपको पता ही है कि दिल्ली से रवानगी से एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विजेंद्र यादव से भी मुलाकात की थी। देखिए, जेडीयू में कोई टूट फूट होने जा रहा है, विधायक टूट रहे हैं, इस बात को मैं फिर से सिरे से खारिज करता हूं। लेकिन इतनी बात तय है कि अगस्त 2022 में जितने मधुर संबंध आरजेडी और जेडीयू के बीच थे, उतने मधुर संबंध आज दिसंबर 29, 2023 को नहीं है। राज्यपाल के साथ नजदीकियां बढ़ी हैं, और जब भी किसी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है तो राज्यपाल की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। बिहार में तेजस्वी यादव की राह में यदि कोई रास्ता बनाया भी गया, कटीला रास्ता, तो उस रास्ते में राज्यपाल बाधक बनेंगे, क्योंकि बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बननी है। महाराष्ट्र की स्थिति नहीं है जहां सुबह 5 बजे शपथ ग्रहण करा दिया जाता है। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं। आज तारीख 29 दिसंबर है, निर्णय का दिन है। दिल्ली में क्या होगा, राजनीतिक प्रस्ताव क्या पारित होता है, नीतीश कुमार क्या भाषण करते हैं। कल जब राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, उसके पहले ललन सिंह से 1 घंटे बातचीत हुई थी, तो नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों को कहा था कि इस मीटिंग की बात, इस बंद कमरे की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। सिर्फ केसी त्यागी ने आकर 2 वाक्य कहे थे, ललन सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ, बाकी सब कुछ ठीक है। तो शाम तक क्या स्थिति रहेगी यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।